दिन भर 30 दिसंबर दिन गुरुवार सभी सुनने वालों को वात्सल्य राय का नमस्कार। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा, अमेरिका पर भरोसा कर की गलती। बीबीसी को बताया किन हालात में काबुल से भागे। If I take a stand, they will all be killed and they were not capable of defending me. उत्तर प्रदेश में कब होंगे विधानसभा चुनाव? मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब। सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। और साल 2021 में भारत की उन घटनाओं की बात जिन्हें लंबे समय तक रखा जाएगा याद। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि उन्होंने काबुल छोड़ने का फैसला चंद मिनट के अंदर लिया था। गनी ने बीबीसी को बताया है कि 15 अगस्त को उनके सुरक्षा बलों ने कहा था कि वो उनकी और राजधानी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उनके मुताबिक तालिबान ने काबुल में दाखिल नहीं होने के वादे को तोड़ दिया था। गनी फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बात से वाकिफ हैं कि काबुल पर तालिबान के आसानी से कब्जा कर लेने को लेकर लोग उन्हें दोषी ठहराते हैं। गनी ने कहा कि उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर भरोसा किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि वो मानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच प्रभावी बातचीत संभव है। दोनों के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत होनी है। पुतिन ने इस बातचीत के पहले बाइडेन को भेजे संदेश में कहा कि ऐसी बातचीत परस्पर सम्मान और एक दूसरे के देशों के हितों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका रूस की चिंताओं पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अगर रूस दोबारा यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े प्रतिबंधों के लिए तैयार रहना होगा। सूडान की राजधानी खार्तूम में सुरक्षा कर्मियों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सूडान में अक्टूबर में तख्ता पलट हुआ था और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकले। लोगों को इकट्ठा न किया जा सके, इसके लिए फोन और इंटरनेट लाइनें बंद कर दी गई हैं। लोगों की निगरानी के लिए अहम रास्तों पर कैमरे लगाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं का कहना है कि जॉनसन एंड जॉनसन की इकलौती खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज गंभीर बीमारी की रोकथाम में खासी कारगर साबित हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये पाया है कि दूसरी डोज लेने वाले 69,000 स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत 85% तक कम हो गई। शोधकर्ताओं में से एक लिंडा बेकर ने कहा कि नतीजे एक बार फिर आश्वस्त कराते हैं कि वैक्सीन जिस मकसद से बनाई गई है वो सही काम कर रही है। वो लोगों को बीमारी और मौत से बचा रही है। भारत में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 13,154 नए केस मिले हैं। अब देश में कुल एक्टिव केस 82,402 हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े 961 केस सामने आए हैं। इनमें से 320 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से जुड़े मामले दिल्ली में मिले हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि विदेश यात्रा न करने वाले लोगों के ओमिक्रॉन संक्रमित होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। भारत ने सेंचुरियन टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हरा दिया। भारत ने विरोधी टीम को 305 रन की चुनौती दी थी। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 191 रन पर आउट हो गई। बीबीसी समाचार। बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े सभी श्रोताओं का अभिवादन। दिन भर में देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब हैं, लेकिन चुनाव कब होंगे? चुनाव आयोग ने इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, ये आज आपको सुनवाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है, ये भी बताएंगे। बात भारतीय क्रिकेट टीम की दक्षिण अफ्रीका पर धमाकेदार जीत की भी होगी,
लेकिन सबसे पहले बात अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की। अशरफ गनी फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में हैं और उन्होंने बीबीसी से खास बातचीत की है। अशरफ गनी का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करके उन्होंने बड़ी गलती की। गनी 15 अगस्त को भाग निकले थे और कुछ घंटे बाद ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। उनके काबुल छोड़कर जाने की खूब आलोचना हुई और अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया कि इससे सत्ता हस्तांतरण की पूरी योजना पर पानी फिर गया। लेकिन गनी ने अब दावा किया है कि अगर वो काबुल छोड़कर नहीं जाते तो वहां तबाही मच सकती थी। पूरी रिपोर्ट सुनिए मोहनलाल शर्मा से। If I take a stand, they will all be killed. And they were not. ये है अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो कह रहे थे अगर मैं कोई कदम उठाता तो सब मारे जाते। उनमें मेरी रक्षा करने की क्षमता नहीं थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर हमदुल्लाह मोहिब बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने मुझे 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दिया। अशरफ गनी 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भाग निकले थे और कुछ ही घंटे बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में अशरफ गनी ने कहा कि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान के कब्जे के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं, लेकिन उनकी इकलौती गलती ये थी कि उन्होंने अमेरिका और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों पर भरोसा किया। इससे पहले अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया था कि अशरफ गनी अगर अचानक अफगानिस्तान छोड़कर नहीं भागे होते तो वहां स्थिति कुछ और होती। वहीं अब अशरफ गनी ने दावा किया है कि उन्होंने काबुल को तबाही से बचाने के लिए देश छोड़ा। अशरफ गनी के मुताबिक उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि 15 अगस्त की तारीख अफगानिस्तान में उनका आखिरी दिन साबित होगी। जब उनके विमान ने उड़ान भरी तभी उन्हें इसका अंदाजा हुआ। गनी ने बताया कि सुबह तालिबान के लड़ाके इस बात पर सहमत हुए थे कि वो काबुल में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन 2 घंटे बाद स्थिति बदल गई। 2 अलग-अलग दिशाओं से तालिबान के 2 धड़े करीब आ रहे थे। अशरफ गनी के मुताबिक वहां भीषण संघर्ष की आशंका बन गई और करीब 50 लाख आबादी वाले काबुल में बड़ी तबाही हो सकती थी। My instructions had been to prepare for departure for Khost. अशरफ गनी कह रहे थे कि मैंने निर्देश दिया कि खोस्त जाने की तैयारी की जाए, लेकिन मुझे बताया गया कि खोस्त पर कब्जा हो चुका है। जलालाबाद भी हाथ से निकल गया। मैं नहीं जानता था कि हम कहां जाएंगे। जब विमान ने उड़ान भरी तभी साफ हुआ कि हम काबुल छोड़कर जा रहे हैं। यकीनन ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर जाने के लिए कड़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। उनकी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने भी इसे शर्मनाक बताया था। उन पर यह इल्जाम भी लगा था कि वो अपने साथ काफी दौलत लेकर गए हैं। हालांकि वो इस आरोप को लगातार खारिज करते रहे हैं। अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने के बाद अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने देश के लोगों से माफी मांगी थी। अशरफ गनी कह रहे थे कि काबुल छोड़कर जाना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था और उन्हें इस बात का दुख था कि वो अंजाम के तरीके को नहीं बदल सके। वो इस तरह से देश के लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। उधर तालिबान के साथ राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए अमेरिका की ओर से विशेष प्रतिनिधि ने सितंबर में एक अखबार को इंटरव्यू दिया था और दावा किया था कि तालिबान के साथ आखिरी मिनट में जिस समझौते पर सहमति बनी थी उस पर अशरफ गनी के भागने से पानी फिर गया। अब अशरफ गनी ने बीबीसी से कहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन और तालिबान के बीच हुए समझौते ने ही तालिबान की वापसी का रास्ता तैयार किया। वो दावा करते हैं कि अफगानिस्तान के हाथ शांति समझौते की बजाय अमेरिका के बाहर निकलने की प्रक्रिया लगी। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान मानवीय और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने देश को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी है। अशरफ गनी ने कहा कि उनकी ताउम्र की मेहनत बेकार गई और उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। हबीब अंसारी ने मोहनलाल शर्मा की इस रिपोर्ट की तारीफ की है। कई और श्रोता टिप्पणी कर रहे हैं। रघुवर कुमार सोनी लिखते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अशरफ गनी अगर अफगानिस्तान में होते तो वो जिंदा नहीं रहते। ये सोनी साहब की राय है। शैलेंद्र सुमन लिख रहे हैं कि अशरफ गनी जिस प्रकार आम जनता को छोड़कर देश से बाहर चले गए, बहुत निंदनीय है। और अब बात कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 13,154 नए केस सामने आए हैं। अब कुल एक्टिव केस बढ़कर 82,402 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोरोना संक्रमण को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पूरी दुनिया में संक्रमण का ग्राफ ऊपर जा रहा है। सुनिए। पिछले
24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि देश में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। देश में अभी भी 13,000 के करीब केसेस आ रहे हैं। 3.4 टाइम्स इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी महाराष्ट्र में नोट की गई है। दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। लव अग्रवाल ने देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े मामलों की भी जानकारी दी। WHO ने ओमिक्रॉन के बारे में बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है का डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि अब तक देश के 90% वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश के कई राज्यों में पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। दिल्ली में भी येलो अलर्ट जारी है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, सत्येंद्र जैन उनका नाम है, कि विदेश यात्रा न करने वाले लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का मतलब है कि धीरे धीरे इसका कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करीब है। राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में बड़ी भीड़ जुट रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की स्थितियों का जायजा लिया और आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराए जाए। सुशील चंद्रा ने सभी राजनीतिक दलों की बात की। उनसे सवाल कोरोना के बढ़ते मामलों को हुआ और चुनाव की तारीख को लेकर भी हुआ। इस पर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है, जो संविधान में जो भी हमारी दायित्व है उसको पूर्णतया निभाएगा और उसको निभाने में जो भी चीज़ें उसको कंसिडरेशन में लेनी होंगी, चाहे कोविड की संख्या बढ़ती हुई हो या बढ़ती हुई रैलियों को अरेंज करना होगा, वो हम लोग को पूरी तरह ध्यान रखेंगे और तभी हम चुनाव अनाउंस करेंगे। जब भी चुनाव निश्चित किए जाएंगे सबसे पहले मीडिया को बताया जाएगा। ये थे मुख्य चुनाव आयुक्त। और अब बात भारतीय क्रिकेट टीम की दक्षिण अफ्रीका पर धमाकेदार जीत की। सेंचुरियन में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने मेजबान टीम को 113 रन से हरा दिया। भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ये सेंचुरियन में भारत की पहली जीत है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 305 रन का लक्ष्य रखा था और अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में 191 रन ही बना सकी। भारत के लिए दूसरी पारी में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट हासिल किए। उधर भारत की अंडर 19 टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में उसने पाकिस्तान को 103 रन से मात दी। अब भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और अब इस साल यानी साल 2021 की भारत की उन घटनाओं और उन व्यक्तियों की बात जिन्हें लंबे समय तक किया जाएगा याद। पूरे घटनाक्रम पर खास जानकारी दे रहे हैं अंजुम शर्मा। तारीख और बरस याद रखने की वजहें होती हैं। देश में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हम साल या तारीखों को याद रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसी साल को पूरी दुनिया केवल एक ही वजह से याद रखे और वो वजह भी याद रखने लायक न हो। साल 2021 ऐसा ही साल रहा। कोरोना की दूसरी लहर आंधी की तरह आई और पूरे देश ने तबाही का खौफनाक मंजर देखा। लेकिन इन सब के बीच कुछ और घटनाएं भी देश में छाई रहीं। सिलसिलेवार तरीके से आज बात इन्हीं की। कृषि कानूनों की वापसी। हाल मुरी दादा कहना हाल मुरी दादा कहना
साल 2021 किसान आंदोलन की सफलता के नाम रहा। क्या सर्दी, क्या गर्मी और क्या बरसात, किसान एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। सरकार और किसानों के बीच खूब तनातनी हुई। साल के शुरुआती महीने में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाली। पुलिस और किसानों के बीच विवाद हुआ और लाल किले से हिंसा की तस्वीरें सामने आईं। आरोप लगे, स्पष्टीकरण हुआ, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुईं। फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत के दौर चले। फिर बातचीत बंद हो गई। किसान दिल्ली कूच ना कर सकें, इसलिए सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर कीलों की चादरें बिछवाईं। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों की मांगें साफ थीं। तीनों कृषि कानूनों की वापसी। हम अपने जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसको ले बगैर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब हमारे को 2 महीने क्या, हमारे को 2 साल लग जाएं। इससे पहले हम जाने वाले नहीं जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे। साल भर किसानों ने लगभग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखा। विदेशी मीडिया में भी आंदोलन ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अचानक कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। साल 2020 में सरकार के अनुसार जिन कानूनों को किसानों की बेहतरी के लिए लाया गया था, उन्हीं कानूनों को इस तरह से वापस करना सरकार पर बहुत से प्रश्न छोड़ गया। लेकिन यह किसानों के संघर्ष की बहुत बड़ी जीत थी। लगा कि आंदोलन वापस हो जाएगा, पर किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो केवल कही गई बातों को नहीं मानेंगे, संसद की मुहर लगने का इंतजार करेंगे। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। इसके बाद कृषि कानूनों को संसद में वापस लिया गया। हालांकि विपक्ष की शिकायत रही कि सरकार ने इस पर बहस नहीं करवाई। सरकार का इस तरह से बिल वापस लिया जाना नीतिगत हार की तरह देखा गया। साल के अंत में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों को धीरे धीरे घर लौटते हुए देखा गया। हालांकि किसानों ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं, स्थगित हुआ है, क्योंकि कानूनों की वापसी तो हो गई है, लेकिन एमएसपी पर कानून आना अभी बाकी है। कोरोना का कहर। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाया। लॉकडाउन के बाद जब साल 2021 में धीरे धीरे भारत पटरी पर लौट रहा था, तभी कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। भारत में कोविड-19 का संक्रमण मार्च में बढ़ना शुरू हुआ और अप्रैल मई के महीने तक आते आते रोजाना 4 लाख से अधिक मामले सामने आने लगे। राज्यों में पाबंदियां लगी, अस्पतालों पर दबाव आ गया, बेड, दवा और ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी। राज्य केंद्र सरकार से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाए जाने की गुहार लगाने लगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कहना पड़ा कि दिल्ली के अस्पतालों में अब कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। पिछले 1 हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। और आज हमारे साथ स्थिति है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कोरोना की इस लहर में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग चरमराने लगी। ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऑक्सीजन कहीं पे भी नहीं है। मैं क्या करूं? ऑक्सीजन में ले आऊंगा सरकार, तुम अगर दवाई दिला सकते हो दिला दो। डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि मैं आपके पिताजी को नहीं बचा पाऊंगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। कल फादर को मैं यहाँ से डिस्चार्ज करा के लेके गया हूँ, ओनली बिकॉज कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपनी पहचान के किसी शख्स को इस लहर में न खोया हो। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच कुछ समय तक सब झूलते रहे। हालात कुछ बेहतर हुए
और तभी केंद्र सरकार का वो बयान आया जिसने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। सरकार ने संसद में बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। विरोध हुआ तो स्पष्टीकरण दिया गया कि ये आंकड़ा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। इसी बीच देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई और 21 अक्टूबर के दिन भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने वाला देश बन गया। अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। साल के अंत तक आते आते कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया, ओमिक्रॉन। इस वेरिएंट ने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। इसके फैलने की दर पहले के वेरिएंट से ज्यादा तेज है। इसकी गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू किए जाने की घोषणा की। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना की तीसरी डोज जनवरी 2022 से दिए जाने का ऐलान किया। वैसे ओमिक्रॉन से बचाव के लिए राज्य अपने अपने स्तर पर एहतियातन कदम उठा रहे हैं। अब तक सामने आई जानकारियों के अनुसार ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक तो है, लेकिन शरीर को यह कितना अधिक प्रभावित कर सकता है, इस बारे में अभी स्पष्ट तौर पर ज्यादा कुछ नहीं पता। बंगाल में ममता की वापसी। जितते हवे, जितते हवे, जितते हवे। ओ दीदी। पश्चिम बंगाल का चुनाव साल 2021 की सबसे प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में से एक रहा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बावजूद इसके उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। जीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल की जनता की जीत है। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के साथ ही राज्य में भारी हिंसा भड़की और कई जगहों पर आगजनी और हत्या की खबरें सामने आईं। बीजेपी ने हिंसा के लिए टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाया और टीएमसी ने इसे भाजपा की साजिश बताया ताकि पार्टी की छवि खराब हो सके। केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। वैसे इस चुनाव में नंदीग्राम की सीट काफी चर्चा में रही थी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच हुए मुकाबले में पहले ममता बनर्जी की जीत की खबरें आईं, लेकिन बाद में शुभेंदु अधिकारी को विजयी बताया गया। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने समर्थकों से कहा कि लोग नंदीग्राम के लिए चिंता न करें। Don't worry for Nandigram. Forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for. मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया क्योंकि मैंने एक आंदोलन लड़ा है। नंदीग्राम के लोगों का फैसला मैं स्वीकार करती हूँ। इसके बाद पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने आए। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। फिर दिसंबर में निकाय चुनाव हुए। ममता बनर्जी की पार्टी जीती तो सही, लेकिन हिंसा के मामले फिर से सामने आए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन न्यायालय ने अब सुनवाई करने से इनकार कर दिया। असम मिजोरम सीमा विवाद। साल 2021 में पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के बीच सीमा विवाद गरमाया रहा। हिंसा की खबरें आती रहीं। असम और मिजोरम के बीच बरसों से जारी सीमा विवाद इस बार हिंसक झड़पों में बदल गया। कुछ पुलिसकर्मी मारे गए और कई नागरिक घायल हुए। असम मिजोरम के बीच ये विवाद ब्रिटिश काल की 2 अधिसूचनाओं पर टिका है। दोनों राज्य किसी एक नोटिफिकेशन को माने जाने की जगह अलग अलग अधिसूचनाएं मानते हैं। फिर 1960 के दशक में असम से अलग होकर जब अलग अलग राज्य बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तब सीमाओं को लेकर विवाद और गहराता चला गया। लोगों का मानना है कि इलाकों को ठीक से नहीं पहचाना गया और ये सीमाएं आदिवासी पहचान के साथ मेल नहीं खाती। इसी वजह से इस क्षेत्र में बार बार विवाद होता रहता है।
असम के साथ मिजोरम 165 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और मिजोरम दावा करता आया है कि असम उसकी सीमा पर अतिक्रमण कर रहा है। साल 2021 में हुई हिंसा के लिए भी मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने असम के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। Assam government sent more than 200 Assam police forces fully armed, preparing for the worst. असम सरकार ने 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को हथियारों से लैस करके युद्ध के लिए भेज दिया। वह मिजोरम के भीतर घुसे और मिजोरम की सीआरपीएफ पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने इस हिंसा के बाद अपने नागरिकों को मिजोरम न जाने की सलाह जारी कर दी। हम लोगों को यही एडवाइस किया है कि आप लोग जाने का पहले सोच के जाइए, इसलिए वहाँ का स्थिति बहुत जो हमने देखा कि सिविलियन का हाथ में भी आर्म्स है, स्नाइपर राइफल्स है, इसलिए जब तक मिजोरम सरकार वो आर्म्स को जब्त नहीं करता है तब तक हम लोगों को खाली परामर्श दिया हो, रोक नहीं लगाया। यानी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते दिखे। हालांकि साल के अंतिम महीनों में दोनों ही राज्य शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए एक पैनल गठन के लिए राजी हो गए। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत का निधन। साल 2021 8 दिसंबर का दिन एक और दुखद खबर लेकर आया। तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। हादसे में सभी का निधन हो गया। इस खबर से पूरा देश सन्न रह गया। नंजपा सतीरम के रहने वाले कृष्णा स्वामी उस जगह के करीब ही थे जहां यह हेलीकॉप्टर गिरा था। उन्होंने आंखों देखा हाल बीबीसी से बयान किया। पेड़ों के ऊपर आग की लपटें उठ रही थी। मैंने अपनी आंख से सिर्फ एक व्यक्ति को देखा, वो जल रहा था और फिर वो नीचे गिर गया। मुझे धक्का लगा। जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। बतौर सीडीएस जनरल रावत की जिम्मेदारियों में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों के साथ तालमेल और सैन्य आधुनिकीकरण जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल थीं। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू। साल 2021 के अंतिम दिनों में भारत का नाम मिस यूनिवर्स के मंच से गूंजा। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के नाम हुआ और इसे लाने वाली रहीं हरनाज संधू। आखिरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। पंजाब की रहने वाली 21 साल की हरनाज सिंधु ने पराग्वे की नादिरा फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की ललेला मसवाने को पछाड़कर यह खिताब अपने नाम किया। तो ये थी साल 2021 की 6 बड़ी घटनाएं। इन सब के अलावा ओलंपिक्स में भारत की स्वर्णिम छलांग, पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन, सबसे हल्के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का निर्माण, सेंसेक्स का रिकॉर्ड लेवल को छूना, धर्म संसद के बयान और महिलाओं की शादी की उम्र पर बहस भी साल 2021 की खबरों में छाई रही। ये थे अंजुम शर्मा। कई श्रोताओं ने अंजुम शर्मा की प्रस्तुति की तारीफ की है। श्याम सुंदर श्रीवास्तव लिखते हैं कि साल की प्रमुख घटनाओं का जीवन चित्रण। अफरोज अहमद ने लिखा है कि शानदार रिपोर्टिंग। असित कुमार सिंह, सुरेंद्र सोदा, विजय पांडे ने भी तारीफ की है। कई और श्रोताओं ने भी तारीफ की है। आपको बता दें चलते चलते कि सन 2021 में OTT प्लेटफॉर्म पर करीब 400 फिल्में रिलीज हुई हैं OTT पर। इससे पता चलता है कि OTT का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये थिएटर रिलीज के लिए खतरा है? आएं bbchoindi.com पर और पढ़ें खास सीरीज। ये कार्यक्रम आप bbchoindi.com के पॉडकास्ट सेक्शन में जाकर कभी भी सुन सकते हैं। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। नमस्कार।